हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है बेटा सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। यहाँ पर आपके लिए एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर क्या एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्लासेस चलाई जा रही है। यहाँ पर हम मध्यकालीन भारत में तोमर वंश को देखने वाले हैं। क्या मध्यकालीन भारत में तोमर वंश को देखने वाले एक छोटा सा राजवंश है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। एक छोटा सा राजवंश है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। आपने अगर सुना होगा दिल्ली तोमरों की रही है। क्या दिल्ली तोमरों की रही है। तो हम देखते हैं शुरुआत में जो तोमर वंश था दिल्ली शहर की स्थापना करता है। आपको पूछा जाता है दिल्ली शहर की स्थापना किसने की है। तो दिल्ली शहर की स्थापना किसने की बेटा, तोमर शासक अनंगपाल ने। किसने? तोमर शासक अनंगपाल ने की है। लेकिन जैसे ही वहां पर मुस्लिम शासन आता है, दिल्ली शहर पर मुस्लिम शासन आता है, तो तोमरों को दिल्ली छोड़नी पड़ती है और तोमर जाके तीन क्षेत्रों में बढ़ जाते हैं। तोमर जाके तीन क्षेत्रों में बढ़ जाते हैं। एक तो गुजरात पहुंच जाते हैं कुछ तोमर, गुजरात में मिलता है एक शाखा। एक आपको उत्तराखंड में मिलते हैं तोमर। एक आपको मध्य प्रदेश में मिलते हैं। एक आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं। आप देखो गुजरात में आपको पाटन शाखा देखने को मिलेगी। उत्तराखंड में आपको रोहिलखंड शाखा देखने को मिलेगी। हाँ, रोहिलखंड शाखा देखने को मिलेगी। वहीं मध्य प्रदेश में आपको ग्वालियर मुरैना क्षेत्र में मध्य प्रदेश की शाखा देखने को मिलेगी। ठीक है ना, ग्वालियर मुरैना क्षेत्र में आपको तोमर वंश की ग्वालियर शाखा देखने को मिलेगी। ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला, दिल्ली शहर की स्थापना अनंगपाल करते हैं। लेकिन जैसे ही वहां पर मुस्लिमों का आक्रमण होता है, तोमरों को दिल्ली छोड़नी पड़ती है। ठीक है ना। दिल्ली का प्राचीन नाम है इंद्रप्रस्थ है। क्या इंद्रप्रस्थ है? और ये इंद्रप्रस्थ वही इंद्रप्रस्थ है जो आपके महाभारत काल में देखने को मिलता है। ऐसा कहा जाता है वही इंद्रप्रस्थ है जो आपके महाभारत काल में प्रमुख रहता है। ठीक है ना। तो फिर इसके बाद क्या होता है, जब मुस्लिम यहाँ पे आते हैं तो तोमरों को दिल्ली छोड़नी पड़ती है और तीन शाखाओं में बढ़ जाते हैं। ठीक है, गुजरात, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश। ठीक है। इसमें से हम लोग जो मुख्य देखेंगे, हम लोग किसको देखेंगे, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में तोमरों को देखेंगे ग्वालियर मुरैना क्षेत्र में। तो आप हेडिंग डालेंगे मध्य प्रदेश में तोमर वंश। मध्य प्रदेश में तोमर वंश। ठीक है ना। ठीक है। ध्यान रखना, जो मध्य प्रदेश में तोमर वंश का क्षेत्र क्या है आपका, ग्वालियर मुरैना क्षेत्र। ग्वालियर मुरैना क्षेत्र ये आपका इनका प्रमुख क्षेत्र है। अगर बात की जाए कि एमपी में इनका मूल निवास क्या माना जाता है, एमपी में इनका मूल निवास स्थान कौन सा माना जाता है, तो याद रखना मुरैना जिले की पोरसा तहसील। क्या? मुरैना जिले की पोरसा तहसील। ठीक है ना। यहाँ के ग्राम है एहसास ग्राम। एहसास ग्राम। ठीक है ना। इसको अपन तवंदर तवंदर ऑब्लिक तोमर ग्रह के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखना कि भाई मध्य प्रदेश में तोमरा का मूल क्षेत्र कहाँ पे, मुरैना क्षेत्र में। मूल निवास स्थान की बात करूँ तो मुरैना ग्वालियर, मुरैना के का जो पोरसा तहसील है वहां का एक एहसास ग्राम है, एहसास ग्राम। वहां पर इनका मूल निवास स्थान माना जाता है। हालांकि इतना पूछा नहीं जाएगा आपसे, इतना आपसे पूछा नहीं जाएगा। ठीक है ना। इसकी आज बात करते हैं प्रमुख शासकों की। क्या? प्रमुख शासक की बात करते हैं। याद रखना रियासतों में, अब जो तोमर वंश हो गए और जो रियासत हो गए, यहाँ पे आपसे शासक का क्रम भी पूछा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा चेंज होता है। यहाँ से आपसे शासक का क्रम भी पूछा जाता है। इस बात को आपको रहना, क्या मैंने बोला, जो रियासतें होती हैं और जो वंश, अब यहाँ से हम लोग पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत के बाद से, वहां से तोमर वंश से याद रखना। यहाँ से जितनी भी रियासतें पढ़ेंगे, जितने भी वंश पढ़ेंगे, यहाँ से आपको क्रम भी याद रखना शासकों। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपको लिखित शास्त्र अधिक मिल जाते हैं, ऐतिहासिक काल प्रॉपर लिखित शास्त्र अच्छी मात्रा में मिलते हैं। तो प्रॉपर तरीके से आपको क्या मिलते हैं, वंशावली मिलती है। याद रखना। ठीक है ना। तो बात करते हैं तोमर वंशों में यदि प्रमुख शासकों की बात की जाए, प्रमुख शासकों की, तो प्रमुख शासक आपको मिलेंगे बेटा वीर सिंह देव और वीर सिंह देव, उद्दरण देव, उद्दरण देव आपको मिल जाएंगे, गणपति देव,
गणपति देव आपको मिल जाएंगे, डूगरेंद्र देव, डूगरेंद्र सिंह आपको मिल जाएंगे। आपको राजा कीर्ति सिंह मिल जाएंगे, राजा कीर्ति सिंह, राजा कल्याणमल, राजा कल्याणमल मिल जाएंगे आपको। और आपको मान सिंह मिल जाएंगे, तोमर शासक मान सिंह। मैंने बोला मान सिंह आपको अलग अलग जगह मिलेंगे, तोमरा भी मिलेंगे आपको, आपको वहां पे बुंदेला भी मिलेंगे, है कि नहीं। विक्रम सिंह जीत मिल जाएंगे आपको, विक्रम जीत सिंह मिल जाएंगे आपको। ये आपके अंतिम शासक कहलाएंगे, ये आपके अंतिम शासक कहलाएंगे। इनको दिल्ली शासक इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी के द्वारा पराजित किया जाता है, ठीक है ना। इब्राहिम लोदी जो आपको मिलेगा, इब्राहिम लोदी वो पराजित करता है। इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये आपके प्रमुख शासक हो गए। अब शुरुआत करेंगे हम लोग वीर सिंह देव से। किससे शुरुआत करेंगे बेटा? वीर सिंह देव से। हेडिंग डालें, वीर सिंह देव। हेडिंग डालें, वीर सिंह देव। शुरुआत करते हैं। कब? 14वीं शताब्दी में बेटा। कब? 14वीं शताब्दी में ग्वालियर मुरैना क्षेत्र में तोमर वंश के संस्थापक माने जाते हैं। मुरैना क्षेत्र में तोमरों की स्थापना की, तोमर वंश की स्थापना की, तोमर वंश की स्थापना, फाउंडर हो जाएंगे आपके, ठीक है ना। तोमर वंश की स्थापना की। याद रखना आपको, वीर सिंह देव स्वयं में संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, मतलब संस्कृत उनको बहुत अच्छी आती थी, संस्कृत के विद्वान थे, ठीक है ना। और साथ ही साथ आयुर्वेद के भी ज्ञाता थे, आयुर्वेद के भी ज्ञाता थे। कौन? वीर सिंह देव। इन्होंने इन्होंने कुछ पुस्तकें भी लिखी हैं। वीर सिंहावलोकन, वीर सिंहावलोकन किसकी बुक का नाम है बेटा? वीर सिंह देव की बुक का नाम है, जो कि तोमर वंश के संस्थापक माने जाते हैं। साथ ही साथ दुर्गा भक्ति तरंगिणी, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, दुर्गा भक्ति तरंगिणी इनकी प्रमुख पुस्तक है। इस बात को आपको याद रखना, ठीक है ना। साथ ही साथ आपको याद रखना, वीर सिंह देव के दरबार में, लिख लो इसको, दुर्गा भक्ति तरंगिणी। साथ ही साथ आपको याद रखना कि वीर सिंह देव जी के दरबार में दामोदर भट्ट जी रहते थे, दामोदर भट्ट जी रहते थे, जिन्होंने संगीत पर एक प्रमुख पुस्तक लिखी, संगीत दर्पण। क्या मैंने बोला? वीर सिंह जी के दरबार में दामोदर भट्ट जी रहते थे, दामोदर भट्ट। इन्होंने संगीत पर एक बुक लिखी है, संगीत पर पुस्तक लिखी है। कौन सी पुस्तक? संगीत दर्पण, संगीत दर्पण। इस पुस्तक को आपको याद रखना है, ठीक है ना। इस पुस्तक को आपको याद रखना है, ठीक है ना। दामोदर भट्ट के आपके संगीत विद्वान है, ठीक है। चलो, इसके बाद आप क्या आएंगे, इनको उत्तराधिकारी उद्धरण देव है बेटा, उद्धरण देव आएंगे इनको उत्तराधिकारी के रूप में, उद्धरण देव जो, ठीक है ना, उद्धरण देव। याद रखना, इनके समय का एक अभिलेख फेमस है, उद्धरण देव का एक अभिलेख फेमस है। कौन सा? गंगोताल अभिलेख, ग्वालियर में, ग्वालियर में गंगोताल अभिलेख। आपसे पूछ सकता है इसका लेखक कौन है बेटा, इस अभिलेख का लेखक कौन है? तो याद रखना आपको, वैनेसूरी गयाधर, वैनसूरी गयाधर के द्वारा लिखा गया है। अच्छे से जानकारी क्या मिलती है? इसमें जानकारी मिलती है, इसमें जानकारी मिलती है, क्या जानकारी मिलती है कि भैया उद्धरण देव ने शकों का विनाश किया था, शकों का विनाश कर पृथ्वी का उद्धार किया था, शकों का विनाश कर पृथ्वी का उद्धार किया था। कहां से मिलती जानकारी? गंगोताल अभिलेख से। कहां पे बेटा? ग्वालियर में। किससे संबंधित है?
उद्दण देव से संबंधित है। उद्दण देव कौन है आपके? वीर सिंह देव के उत्तराधिकारी है, तोमर वंश के शासक हैं। गंगोत्रा अभिलेख के रचयिता कौन है? वैन सुरगीर गयाधर। गयाधर। इससे क्या जानकारी मिलती है कि उद्दण देव ने शकों का विनाश किया था। उद्दण देव ने शकों का विनाश कर पृथ्वी का उद्धार किया था, ये जानकारी मिलती है। फिर आप क्या आते हो बेटा, आप क्या आते हैं? डूंगरेंद्र सिंह। कौन? डूंगरेंद्र सिंह। इनको डंगर सिंह भी बोलते हैं या डूंगर सिंह भी बोलते हैं, डूंगर सिंह के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है ना, याद रखना। याद रखना आपने मालवा का शासक हुसंग शाह पढ़ा था। तो देखो, यदि आप गौर से देखो स्थिति इंडिया में, इंडिया में इसकी स्थिति देखो, तो आपको स्थिति दिखेगी बेटा इंडिया की, एमपी में, ये आपका एमपी है, यहाँ पे ग्वालियर है, यहाँ पे पूरा मालवा क्षेत्र है आपका, ये आपका दिल्ली का क्षेत्र है कि नहीं है? तो डूंगरेंद्र सिंह के शासनकाल में, डूंगरेंद्र सिंह के शासनकाल में जो आक्रमण हुए हैं, वो आक्रमण आपसे पूछ सकता है। कौन सा आक्रमण? नंबर 1, दिल्ली सुल्तान, दिल्ली के सुल्तान मुबारक शाह का, दिल्ली सुल्तान मुबारक शाह का आक्रमण हुआ है। और साथ ही साथ याद रखना, मालवा के सुल्तान होशंग शाह ने, होशंग शाह ने 2 बार ग्वालियर पर आक्रमण किया, इसी के समय पर 2 बार ग्वालियर पर आक्रमण किया। ग्वालियर पर आक्रमण। अच्छा, लास्ट की क्लास कैसी लगी थी आपको? मजा आया था कि नहीं आया था? लास्ट क्लास में हुआ क्या था, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, तो रिकॉर्डिंग बंद नहीं हुई थी, मेरे को लगा रिकॉर्डिंग बंद है। उसमें हुआ क्या था कि जो स्पेस होता है ना लैपटॉप का, पूरा स्पेस भर गया था, वो तो ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी। तो वीडियो लोगों 1.5 घंटे की थी, वो 16 मिनट में बंद हो गई, ठीक है ना। अब मैंने उसको देखा, पहले अपलोड किया मैंने, अपलोड करते मैंने उसको, मेरी आदत है कि अपलोड करते कभी कभी क्लास का एंड देखता हूँ, क्लास का मिड देखता हूँ, जिससे आवाज वगैरह पता चल जाए, कुछ दिक्कत तो नहीं है। तो मैंने क्लास का एंड तो बहुत जल्दी खत्म हो गया इसका, तो फिर क्लास को हटाया, फिर उसको समझा, फिर मैंने उसको वापस रिकॉर्ड किया। अब लिखा हुआ कंटेंट रखा था, तो उसी लिखे हुए कंटेंट को एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन उस वीडियो से आपको एक बात समझ में आ गई होगी लास्ट वाली क्लास से, तो ये क्लास पीपीटी से क्यों नहीं करना चाहिए। कोई एमपी का टॉपिक, अगर नया टॉपिक पढ़ रहे हो आप लोग, और जब आप सुन के काम चलाओगे तो कभी नहीं हो पाएगा। प्रॉपर नोट्स आपको चाहिए, नोट्स करके आप लोग याद कर पा रहे हो है कि नहीं? ये बात तो आपको वहां पे समझ में आ गई होगी, आगे कि नहीं आ गई है? तो बस यही याद रखना है कि भैया अपना नोट्स मेकिंग ऑलवेज करना है, क्या? ऑलवेज नोट्स मेकिंग में अपन को ध्यान देना है, ठीक है ना। चलो, तो डोगरेंद्र शाह के शासनकाल के 2 आक्रमण अपन को याद रखना है। कौन आक्रमण? एक तो दिल्ली सुल्तान मुबारक शाह का, और मालवा के सुल्तान होशंग शाह ने 2 बार आक्रमण किया ग्वालियर पर, ठीक है ना। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। और बाद में डोगरेंद्र सिंह को जब गुस्सा आती है, तीसरी बार याद रखना, थर्ड पॉइंट याद रखना, कि डोगरेंद्र सिंह का जब माइंड सनकता है, तो डोगरेंद्र सिंह क्या करते हैं? डोगरेंद्र सिंह स्वयं किस पे? होशंग शाह पर आक्रमण करते हैं, होशंग शाह पर आक्रमण करते हैं, ठीक है ना। और लूटी हुई संपत्ति को वापस लेके आते हैं, लूटी हुई संपत्ति को वापस लेके आते हैं, ठीक है ना। इस बात को आपको याद रखना है। इसके बाद आते हैं आपके मानसिंह तोमर। इसके बाद आते हैं प्रमुख शासक मानसिंह तोमर। मानसिंह तोमर फेमस शासक है, इसके लिए 5 स्टार दे सकते हैं यहाँ पे। तोमर वंश में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। मानसिंह तोमर के स्थापत्य से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या? स्थापत्य से बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इनकी रचनाओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस बात को आपको याद रखना, ठीक है ना। ये पिता का नाम है कल्याणमल है, क्या है? कल्याणमल। कल्याणमल के पुत्र माने जाते हैं, ठीक है ना। कल्याणमल है, सबसे प्रतापी शासक है, क्या भैया? मानसिंह इस वंश के सबसे प्रतापी शासक माने जाते हैं। अब तो ऐसे पॉइंट लिखवा दो, बस एक पॉइंट काम के नहीं है आपके, ये तो आप वैसे ही समझ जाओगे, हाँ लिख रहे तो सबसे प्रतापी होगा।
एग्जाम में पूछा तो महान होगा, है कि नहीं? ये चीज आप वैसे ही समझ जाते हो, ठीक है ना? रोहितागढ़ किले से, रोहितागढ़ रोहितागढ़ अभिलेख से मानसिंह के टाइम पीरियड की जानकारी मिलती है। मानसिंह के टाइम पीरियड की जानकारी मिलती है। क्या लिखा है उस पे कि इन्होंने 1486 से लेकर 1516 तक शासन किया है, ठीक है ना? इस बात को याद रखना। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। एक और पॉइंट याद रखना है, मानसिंह ने दिल्ली के लोधी सुल्तानों से, दिल्ली के सुल्तानों से अपने राज्य को सुरक्षित रखने के लिए, बस संबंध बनाए रखने के लिए, वह संबंध बनाए रखने के लिए 80 लाख टंकों का उपहार भेजा था। टंका क्या? उस टाइम की मुद्रा, कॉइन, जैसे आज रुपया है ना, तो उस टाइम पे टंका होता था, ठीक है? टंकों को उपहार स्वरूप भेजा, गिफ्ट के रूप में भेजा था, उपहार स्वरूप भेजा था। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना? ठीक है। इसके टाइम पे 3 लोधी था, बहलोल लोधी आपको दिखेंगे, सिकंदर लोधी दिखेंगे, आगे इब्राहिम लोधी दिखेंगे आपको, ठीक है ना? याद रखना, याद रखना, तोमर वंश के शासक जो आपके मानसिंह तोमर है, मानसिंह तोमर के समय, मानसिंह तोमर के समय सिकंदर लोधी ग्वालियर आया था। सिकंदर लोधी ग्वालियर था, आक्रमण के लिए, मित्रता के लिए, ठीक है ना? इस बात को याद रखना है। ठीक है ना? सिकंदर लोधी हाँ ग्वालियर आया था। अब पहले तो आपस में मित्रता थी, इस बात करो, पहले आपस में क्या थी बेटा? इन दोनों मित्रता थी। लेकिन हुआ क्या, जब मानसिंह ने एक अपना दूत, लेकिन जब मानसिंह ने 1500 ईस्वी के आसपास निहाल सिंह नामक अपने दूत को, निहाल सिंह नामक प्रतिनिधि को सिकंदर लोधी के दरबार में भेजता है, तो वहां पे इसका अपमान हो जाता है। क्या? सिकंदर लोधी के दरबार में भेजा तो इसका अपमान हुआ। क्या हुआ? दरबार में भेजा तो क्या हुआ भाई साहब? का अपमान हुआ, निहाल सिंह का अपमान हुआ। और सिकंद मान सिंह ने यह अपमान अपना अपमान माना। मान सिंह ने इस अपमान को अपना अपमान माना, और यहाँ से इन दोनों के संबंध क्या हुए? बिगड़ने लगे। किसके संबंध? मान सिंह की और सिकंदर लोधी के संबंध बिगड़ने के लगे। इसके बाद सिकंदर लोधी कई बार ग्वालियर पर आक्रमण करता है, याद रखना, कई बार सिकंदर लोधी आक्रमण करता है, ठीक है? लेकिन मानसिंह तोमर उसको पराजित कर देता है, मानसिंह उसको हरा देता है। ठीक, पर आगे जाके जब इब्राहिम लोधी आक्रमण करता है, देखो कब कब, याद रखना, 1505 में, पहले तो बात 1501 में, 1501 में सिकंदर लोधी का पहला आक्रमण होता है। सिकंदर लोधी का पहला आक्रमण होता है, ठीक है ना? सिकंदर लोधी का पहला आक्रमण होता है। यहाँ पे धन देकर संधि की जाती है, धन से संधि की जाती है। 1505 में पुनः आक्रमण होता है, ठीक है ना? लेकिन वहां पे क्या हुआ? मानसिंह सिकंदर लोधी को हरा देते हैं। मानसिंह क्या करते हैं? मानसिंह सिकंदर लोधी को हरा देते हैं, और सिकंदर लोधी भाग जाता है। तो 1517 में इब्राहिम लोधी ने आक्रमण किया ग्वालियर पर। किसने? इब्राहिम लोधी ने आक्रमण किया, और इसमें मानसिंह को वीर गति प्राप्त हुई थी। इसमें क्या? मानसिंह को वीर गति प्राप्त होती है। ये तो हो गया राजनीतिक घटनाक्रम, ये तो हो गया राजनीतिक घटनाक्रम।
यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम होगी, बट इतना याद रखना कि मानसिंह के समय सिकंदरों के साथ लोदियों के साथ संबंध कैसे थे, इतना आपको याद रखना है। जो यहाँ से आएगा, मैंने बोला कि मानसिंह के स्थापत्य से आता है, मानसिंह द्वारा किए गए कार्यों से आता है, उनके द्वारा की गई रचनाओं से क्वेश्चन आता है। तो याद रखना, हेडिंग डालो मानसिंह के द्वारा किए गए कार्य। मानसिंह के द्वारा किए गए कार्य, मानसिंह द्वारा किए गए प्रमुख कार्य, किए गए प्रमुख कार्य, मानसिंह के द्वारा किए गए प्रमुख कार्यों में देखोगे तो मानसिंह तोमर ने क्या किया, नहरों का निर्माण कराया, नहरों का निर्माण करवाया, इस बात को याद रखना है। अनेक झीलें बनवाई, अनेक झीलें बनवाई, इसको याद रखना आपको, ठीक ना। इन्होंने मान कोतवाल ग्रंथ की, इन्होंने संगीत ग्रंथ मान कोतवाल की रचना की, मान कोतवाल की रचना की है। आपसे पूछा था मान कोतवाल किसकी रचना है, मानसिंह तोमर की या मानसिंह बुंदेला की, बताओ किसकी है। तो याद रखना किसकी, मानसिंह की है, मानसिंह तोमर की है, ठीक है। मानसिंह रचना, मान कोतवाल इनकी रचना हो गई है, ठीक है ना। राजा मानसिंह तोमर ने ग्वालियर में, ग्वालियर में ध्रुपद गायन शैली को लोकप्रिय बनाया, गायन की ध्रुपद शैली को क्या बनाया, लोकप्रिय बनाया, ठीक है। इन्होंने ग्वालियर गुरजी महल, गुजरी महल, बादलगढ़ महल, ग्वालियर में गुजरी महल, बादलगढ़ महल का निर्माण कराया, महल का निर्माण कराया, ठीक ना। ग्वालियर का मान मंदिर बनवाया, ग्वालियर का मान मंदिर बनवाया, ग्वालियर का मान मंदिर बनवाया, ठीक है ना। इस बात को आपको याद रखना है। देखो, आपको पता है जब इन्होंने मान कोतवाल नामक संगीत ग्रंथ की रचना की, तो कहीं ना कहीं ये संगीत प्रेमी रहे होंगे, कहीं ना कहीं ये मानसिंह संगीत प्रेमी रहे होंगे, और इनके दरबार में प्रोक्त संगीतज्ञ, इनके दरबार में, मानसिंह के दरबार में प्रोक्त संगीतज्ञ बेजू बावरा, स्वामी हरिदास, जो कि आपके तानसेन के गुरु माने जाते हैं, और तानसेन इनके राज दरबार में रहते थे, इस बात को आपको याद रखना है। इनके राज दरबार में आपको रहते थे, इसको आपको याद रखना है, ठीक है ना। साथ ही साथ याद रखना, वृंदालाल वर्मा द्वारा रचित, वृंदालाल वर्मा, इन्होंने मृगनयनी उपन्यास की रचना की है, मृगनयनी उपन्यास की रचना की है। इसमें इन्होंने गुजरी को मृगनयनी कहा है, गुजरी को क्या, मृगनयनी कहा है। जो गुजरी थी मानसिंह की पत्नी थी, ठीक है, मानसिंह की वाइफ थी, ठीक है, इस बात को याद रखना आपको। इनके नाम पर ग्वालियर में मानसिंह संगीत विद्यालय भी है, क्या, मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय कहाँ पे, ग्वालियर में है। कहाँ पे बेटा, ग्वालियर में है, याद रखना। इनके दरबार में याद रखना, इनके दरबार में कुछ अन्य दरबारी भी थे, संगीतज्ञ के अलावा कुछ अन्य दरबारी भी थे, जैसे मिस्र थे, मित्र मिस्र थे,
शिरोमणि मिश्र थे। ये आपसे नाम पूछेगा किसके दरबारी हैं। हरिनाथ मिश्र थे। हरिनाथ मिश्र थे। साथ ही साथ खेमचंद भी थे, जो कि इनके प्रमुख सामंत या मंत्री के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है ना, इस बात को आपको याद रखना है। जो मित्र मिश्र हैं, इनकी एक रचनाएं आपको फेमस है, जो पूछी आती है आपसे पेपर में, जो आपसे पूछी आती है। मित्र मिश्र ने क्या राग दर्पण की रचना की है। इसकी राग दर्पण नामक रचना की है। ठीक है ना, याद रखना। एक मिनट, यहाँ पे अलग से लिखो। मित्र मिश्र ने रचना तो की है मित्रोदय की, काटना मत, रचना तो की है किसकी, मित्रोदय की। मित्रोदय की रचना की है, और साथ ही साथ मान कोतवाल का फारसी अनुवाद किया है। मान कोतवाल का फारसी अनुवाद किया है, किस नाम से, राग दर्पण के नाम से। राग दर्पण, तो राग दर्पण क्या बेटा, मान कोतवाल का फारसी अनुवाद से किसने किया, मित्र मिश्र ने किया है। मित्र मिश्र ने किया है, ठीक है ना। और इनकी रचना का नाम क्या है, मित्रोदय है। इनकी रचना का नाम क्या है, मित्रोदय है। ठीक है ना, चलो। यहाँ पे जब मैंने मृगनयनी की बात की है, गुजरी की बात की है, मृगनयनी की बात की, तो मृगनयनी का संबंध क्या था इनसे, मृग नयनी व मानसिंह तोमर का संबंध क्या था, देखना यहाँ पे। मृगनयनी की बात करें हम लोग, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, मृगनयनी का जन्म ग्वालियर के समीप राई नामक छोटे से स्थान पर हुआ था। राई नामक स्थान पर हुआ था, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है ना, जो कि गुर्जर जाति से थे, गुर्जर जाति से संबंधित थी, जो कुशल संगीतकार, ए महिला जो मृगनयनी थी, कुशल संगीतकार और वीरांगना युवती थी। ठीक है ना, याद रखना। मृगनयनी से प्रभावित होकर राजा मानसिंह ने क्या किया था, इनसे विवाह किया था, और इनके लिए ही गुर्जरी महल का निर्माण कराया था। गुजरी महल का निर्माण कराया था। ठीक है ना, हमने देख ही लिया। इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है, वृंदालाल मिश्र के, वृंदावन लाल शर्मा के, वर्मा के। उपन्यास मृग नैनीसन की जानकारी मिलती है, उपन्यास मृग नैनीसन की जानकारी मिलती है। ठीक है ना, मृग नैनीसन की जानकारी मिलती है, पूरी जानकारी मिलती है। ठीक है, चलो। अब आते हैं आपके राजा विक्रमादित्य या विक्रम सिंह। राजा विक्रमादित्य या विक्रम सिंह, ठीक है ना, जो कि आपके अंतिम शासक माने जाते हैं, जो कि आपके अंतिम शासक माने जाते हैं। इसके तोमर वंश के। इब्राहिम लोदी की अधीनता इन्होंने स्वीकार की थी। राजा रमजीत सिंह पब्लिक विक्रमादित्य सिंह, है ना। तो मानसिंह तोमर के पुत्र थे, मानसिंह तोमर के पुत्र थे। जब पहली बार आपको याद होगा, जब पहली बार सिकंदर लोदी ने सिकंदर लोदी ने पहली बार 1501 में सिकंदर लोदी ने क्या किया था, आक्रमण किया था। तो मानसिंह की तरफ से संधि करने के लिए मानसिंह ने विक्रमादित्य को ही भेजा था। इस बात को रखना, हालांकि पेपर में पूछा नहीं जाएगा, पेपर में पूछा नहीं जाएगा। मैंने क्या बोला, जब पहली बार मानसिंह के समय पर सिकंदर लोदी ने आक्रमण किया था, तो मानसिंह ने विक्रमादित्य को ही क्या भेजा था, संधि करने के लिए भेजा था। इस बात को आपको याद रखना, ठीक है ना।
ठीक है ना यार। 1518 में जब इब्राहिम लोदी ग्वालियर पर आक्रमण करता है और जीत लेता है ग्वालियर किले को, तो भाई साहब भाग जाते हैं। कौन भाग जाते हैं? राजा विक्रमादित्य विक्रमजीत सिंह भाग जाते हैं। इस बात को आपको याद रखना, ठीक है ना। और कहाँ पे? चंबल क्षेत्र में अपने संबंधियों के साथ चले जाते हैं, चंबल क्षेत्र में, ठीक है। फिर क्या होता है? 1524 में राजा विक्रम सिंह जी इब्राहिम लोदी के अब कहा जाते हैं? आगरा दरबार में जाते हैं। इब्राहिम लोदी के आगरा दरबार में जाते हैं। आगरा दरबार में जाते हैं और उनके अधीनस्थ एक जागीरदार के रूप में काम करने लगते हैं। क्या? जागीरदार के रूप में काम करने लगते हैं। अब जागीरदार क्या होता है? जैसे मैंने आपको प्राचीन भारत में सामंत बताया था, वैसे यहाँ पे आपको जागीरदारी व्यवस्था दिखेगी। सामंत मध्यकाल में बताया था, ऐसे आपको जागीरदार दिखेंगे। भैया आपको एक क्षेत्र दे दिया जाएगा, आपको वहां का सैन्य प्रशासन संभालना है, वहां पे आपको टैक्स वसूली करना है, वहां पे खेती किसानी करवानी है, वहां पे काम करवाना है। उस टैक्स को लाके आपको किसको? सरकार को दे देना, राजा को दे देना है, ठीक है। अपने लिए बचा के रख लेना, ठीक है ना। ठीक है, याद रखना। इतना हो गया था। तो 1526 में जब पानीपत का 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, इसके बीच में हुआ था बेटा बाबर और 1526 में जब पानीपत का युद्ध था, बाबर और इब्राहिम लोदी की मदद होता है। तो राजा विक्रमादित्य किसकी तरफ से लड़ेंगे? बाबर की तरफ से, इनकी तरफ से? तो राजा विक्रमजीत सिंह इब्राहिम लोदी की तरफ से फाइट करते हैं और वीर गति को प्राप्त होते हैं। विक्रमजीत सिंह इब्राहिम लोदी की तरफ से फाइट करते हैं और वीर गति को प्राप्त होते हैं। वीर गति को प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। ठीक। तो इनकी बात क्या बोलते हैं कि राम सिंह नामक व्यक्ति गद्दी पर बैठते हैं। हालांकि नाम मात्र के शासक होते हैं, जागीरदार के रूप में काम करते हैं और आपके तोमर वंश के अंतिम शासक कहलाते हैं राम सिंह। कौन? राम सिंह आपके अंतिम शासक कहलाते हैं। इस प्रकार 125 वर्षों तक लगभग ग्वालियर पर तोमर वंशों ने राज किया है। ग्वालियर पर तोमर वंशों ने राज किया है, ठीक है ना। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। हाँ है ना, बिल्कुल। ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके लिए, जो ग्वालियर का किला है, ग्वालियर किले में सहस्त्रबाहु मंदिर किसने बनवाया था? सहस्त्रबाहु मंदिर का निर्माण किसने कराया था? साथ ही साथ आपको बताना है ग्वालियर पर जो तेली का किला है, तेली का मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया था, कब किया था? निर्माण कब, निर्माण किसने और कब किया था? साथ ही साथ आपको बताना है चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ग्वालियर किले पर चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने कराया था? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। ये 3 पॉइंट आपके कमेंट में आज आने चाहिए। ये 3 पॉइंट आपके कमेंट सेशन में आपके आने चाहिए, ठीक है ना। देखता हूँ आप लोग कमेंट करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है ना। 1-2 बच्चे कमेंट करते हैं, बकाया बच्चे शांत रहते हैं। कुछ बच्चों ने नोट्स शेयर करना शुरू किए थे, तो अभी तक कुछ तो कर ही रहे हैं, बट जो हिंदी मीडियम वाले प्रॉपर बच्चे थे वो नोट्स शेयर नहीं कर रहे, इंग्लिश वाले भी शेयर कर रहे हैं। मेरे को खुशी है कि वो लोग क्लास देखते हैं, नोट्स भी मेरे को भेजते रहते हैं, ठीक है ना। तो बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब तो कर ही देना और साथ में नोट्स जरूर भेज देना, क्लास के नोट्स जरूर भेज देना, ठीक है ना। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक।